नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो जितनी भी लीडिंग गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअस देखें, सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप लोग हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है उसको जरूर फॉलो कर लें, जो यहाँ पर आपको शो हो रहा है स्क्रीन में। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन से टॉपिक्स को हम कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये पहला टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए है ये, या तो फिर आप एज ए एग्जांपल यूज कर सकते हैं, मेंस के लिए कोई स्कोप नहीं है। इस टॉपिक पे सैनिक स्कूल सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, जो सैनिक स्कूल के बारे में आप लोग सुनते होंगे, ठीक है ना। तो उससे संदर्भित है, आप शिक्षा वाले जो टॉपिक है उससे संदर्भित कर सकते हैं, सेकंड पेपर में रख सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट की बात की जा रही है, थर्ड पेपर में रख सकते हैं। इनिशिएटिव भी यही है आपका, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, लीकेज वगैरह के बारे में पता चल जाएगा। एक इंटीग्रेटेड जो है आपको एक पोर्टल होगा जहां पर स्टेट और सेंटर से रिलेटेड जो है सारी जो आपकी जानकारी है वहां पर मिल जाएगी, है ना। जो भी हम लोग भंडारण वगैरह करते हैं अन्न का, उससे संदर्भित है, ठीक है। उसके बाद सोलर रूफटॉप स्कीम है ना, ये काफी टाइम से आपके न्यूज में है और इसको रिव्यू करने के बाद अभी जो है रिव्यू किया जा रहा है। तो इसको देखेंगे हम लोग, जो हमारा 2022 तक का टारगेट है सोलर रूफटॉप का, उसको प्राप्त करना है। रिन्यूएबल एनर्जी पर हमारी डिपेंडेंसी को बढ़ाना है, फॉसिल फ्यूल पे जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम करना है, आईएनडीसी में जो हमारे लक्ष्य है उसको हमको प्राप्ति करना है, उसकी प्राप्ति करना है। तो वो सब उससे संदर्भित है, इसको देखेंगे हम, थर्ड पेपर का पार्ट है। सेला टनल आपका प्रोजेक्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपका कामिंग में अवस्थित है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे हम लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर में रख सकते हैं आप इसको थर्ड पेपर में। इसके बाद गिटहब और बुलीबाई और सोली डील्स की बात है, ठीक है। तो ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है और ये काफी बार न्यूज में भी रहा है अभी, है ना। तो इसको हमने पहले भी कवर किया, आज भी देखेंगे हम, थर्ड पेपर में रख सकते हैं आप, साइबर सिक्योरिटी वाले डोमेन में है ये आपका। इसके बाद पहला जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और इसमें जो है 194 जो स्कूल्स उनको रजिस्टर किया जा चुका है अभी तक, है ना, सैनिक स्कूल सोसाइटी से जो है एफिलिएट करके। तो नॉर्मल सी चीजें, ये सब रटना बिल्कुल नहीं है हमको, ठीक है। तो यहां पर जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत हमारी सरकार ने ये डिसाइड किया है कि वैल्यू बेस्ड जो आपका एजुकेशन है ना, उसको हमको प्रमोट करना है। किन में? स्टूडेंट्स में, बच्चों में, ठीक है। ताकि जो हमारे देश की समृद्ध विरासत है, कल्चर है, हेरिटेज है ना, उसको हम समझ सके और उस हिसाब से जो स्टूडेंट है उनका पूरा कैरेक्टर वैसे बिल्डअप हो, ठीक है, ताकि वो देश को एक इफेक्टिव लीडरशिप दे सके, उनके अंदर अनुशासन आए, है ना। जो नेशनल ड्यूटी, जो हमारे राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य हैं, उस तरीके का सेंस डेवलप हो, है ना, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो आपका प्रपोजल था वो लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? तो देखिए यहाँ पर यूनियन कैबिनेट को चेयर कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी और अपनी मीटिंग के दौरान उन्होंने अप्रूव किया था इसको, ठीक है ना, कि जो एफिलिएटेड आपके सैनिक स्कूल्स होंगे वो किसके अंतर्गत होंगे? सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत, ठीक है। तो ये जो सैनिक स्कूल वगैरह आप लोगों को पता है, ये जो सोसाइटी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जैसे आप देखते हैं ना कि इंडियन जो आपका नेवल एकेडमी है या एनडीए वगैरह है, तो उसमें जो ऑफिसर्स वगैरह की नियुक्ति होती है, तो वैसे ही कल्चर को शुरू से ही बनाए रखने के लिए, वैसे ऑफिसर्स को रेडी करने के लिए इस तरीके की स्कूल की स्थापना पहले ही की गई थी 1960 के दशक में, ठीक है। वो अभी देखेंगे हम लोग,
ठीक है। तो यहां पर बताया जा रहा है आगे कि पहले फेज में जो है 100 एफिलेटेड पार्टनर्स की बात यहां पर प्रपोज की गई है, जो कि स्टेट्स में एनजीओ प्राइवेट पार्टनर्स के द्वारा जो है वो आपका प्रस्तावित है। नॉर्मल सी चीज है। अब ये जो है इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। इसमें मेंस का स्कोप कोई नहीं है, बिल्कुल इस तरीके के टॉपिक में कभी भी मेंस का पूरा एक क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब यहां पर लिखा जा रहा है कि इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, तो सीधी बात है 1961 में जो हमारे आपके उस समय तत्कालीन जो डिफेंस मिनिस्टर था वीके कृष्ण मेनन जी थे, तो उन्होंने जो हमारे यहाँ सेना में आर्मी में जो आपके अधिकारी वर्ग के लोग होते हैं उनमें जो आपका रीजनल और जो क्लास बेस्ड जो आपकी डिस्पैरिटी थी उसको सुधारना, और एनडीए और जो भारतीय नौसेना एकेडमी है उसमें प्रवेश के लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक तो फिजिकली और मेंटली जो है उनको प्रिपेयर करना, उस संदर्भ में उस एम के साथ जो है इसको जो है स्टैब्लिश किया गया था। और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, कार्यरत होता है ये सैनिक स्कूल, ठीक है। और सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है और स्थापित किया जाता है। इसके बाद जो इसका ऑब्जेक्टिव है तो क्या होगा, सीधी बात है कि इसका एम जो है वो ये है कि जो भी स्टूडेंट है ना, एक बहुत बड़ा जो वर्ग है उनका जो एजुकेशन का पैटर्न है वो इस तरीके से इंक्लाइन हो, वो इस तरीके से जो है सिंक्रोनाइज किया जाए ताकि वो भी जो है आर्मी के अंतर्गत जो आपका नेवल एकेडमी है उसके अंतर्गत अधिकारी बनने के रास्ते पर चल सके और उन्हें तैयार किया जा सके, उन्हें सैनिक स्कूल के समान ही शिक्षा दिया जा सके। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर नॉर्मल सी चीज दी गई है, ये आप देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये यहां पर बताया जा रहा है कि अगला जो आपका ईयर होगा है ना, जो अगला आपका ईयर होगा जिसको शैक्षणिक वर्ष बोल रहे हैं अप्रैल 2022 में, तो उससे जो क्लास 6 का स्टैंडर्ड और उससे आगे के लिए जो इनका करिकुलम है, एक्टिविटीज है, उनका जो है पालन करना ये शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक आपका। इसके बाद नेक्स्ट जो है टॉपिक वो देखेंगे हम लोग। इसमें ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट की बात किया जा रहा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसने डेवलप किया अभी रोड मैप, वो रोल आउट करेंगे ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट को, है ना, अक्रॉस द कंट्री। ठीक, ये तो आपका मुद्दा हो गया। अब यहां पर इससे होगा क्या, तो सीधी बात है, आप ऐसा समझिए कि इसमें एक सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जो पोर्टल होगा उसमें स्टेट का भी और सेंट्रल का दोनों का डेटा होगा जो ऑनलाइन होगा। एक तो इंटीग्रेटेड एक आपका प्लेटफॉर्म हो गया जहां से हमको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इससे क्या ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होगी, बिल्कुल होगी। मान लीजिए कहीं लीकेज वगैरह हो रहा है तो वो भी हमको पता चल जाएगा, तो हम उसको भी जो है क्या कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ये उससे संदर्भित है, ठीक है। अब ये किसके साथ मिलकर कर रहा होगा, तो सीधी बात है जो आपका पीडीएस डिपार्टमेंट है ना, और मंत्रालय तो आपको समझ में आ ही गया, और जो पीडीएस आपका डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत जो एफसीआई उसके साथ मिलकर जो है ये आपका इस तरीके का रोड मैप विकसित किया जा रहा है। अब इसका महत्व क्या होगा, तो सीधी बात है, इसको रटने की जरूरत नहीं, आप वैसे भी समझ सकते हैं कि इसमें जो है कि इसमें क्या होगा कि एक तरीके का एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप होगा, ठीक है ना, जिसमें स्टोरेज मैनेजमेंट एप्लीकेशन होगी, ठीक है ना, अक्रॉस द डीसीपी स्टेट्स, ठीक है। तो वहां पर डायरेक्टली जो है खरीद वरीद भी किया जा सकता है, जैसे पैडी है, धान है, गेहूं है, उनकी नॉर्मल सा पॉइंट है ये आपका। सबसे बड़ी चीज है इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। इसके अलावा जो रूट ऑप्टिमाइजेशन है डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया में वो भी किया जा सकेगा इसके अंतर्गत। एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, बिल्कुल ये सबसे ऊपर आना चाहिए। हमको आंसर लिखते समय हमेशा ये ध्यान देना है कि हमको हायरार्की की सबसे ऊपर कौन सा पॉइंट लिखना है, तो क्या एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी सबसे ऊपर लिखना है। क्यों, क्योंकि ये गुड गवर्नेंस का एक पार्ट है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, किस संदर्भ में, तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है फूड ग्रेन्स का, जहां पर हम स्टॉक करते हैं, स्टोरेज करते हैं, किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है उसके लिए है, ठीक है। उसके बाद अगर हमको ये पता चल जाएगा कि लीकेज वगैरह कहां है एंटायर प्रोसेस में, तो हम उसको मिटिगेट कर पाएंगे, है ना। तो इससे जो फूड स्टोरेज की जो कॉस्ट वो भी कम हो जाएगी, है ना, एफिशिएंसी बढ़ रही है। उसके बाद यहां पर बताया जा रहा है
कि ये जो डेटा होगा वो अवेलेबल होगा, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, मेन काम क्या है, इसके द्वारा करना क्या चाह रहे हैं हम, तो कंज्यूमर का वेलफेयर करना चाह रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि एक जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उनका जो कल्याण है, उनका जो वेलफेयर है, वो किसकी प्राथमिकता है, गवर्नमेंट की है। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर टॉपिक है सोलर रूफटॉप से रिलेटेड है। तो यहाँ पर रिव्यू किया जा रहा है इस स्कीम को, है ना। तो पहली चीज ये कि इसके अंतर्गत क्या सुनिश्चित किया जाता है, तो जो भी आपकी 15 दिन के अंदर जो है इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो सूचना जो है, जब भी सूचना मिल गई मतलब, ठीक है ना, तो उसके 15 दिनों के भीतर जो है सोलर से रिलेटेड है नेट मीटरिंग जो है उपलब्ध कराया जाएगा। ये पूछा है 2016 या 17 के, हाँ 2016 के जो आपका प्रीलिम्स हुआ था उसमें पूछा था नेट मीटरिंग किससे रिलेटेड है, डायरेक्टली पूछा गया था, ठीक है ना। उस साल यूपीएससी में कट ऑफ भी काफी बढ़ा था, तो आप देख जाइएगा इसको एक बार, ठीक है ना। तो जो 15 दिन के अंदर जैसी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड होगी तो उसके अंतर जो है नेट मीटरिंग उपलब्ध कराया जाएगा। अब इसमें देखिए सब्सिडी कैसे मिलती है, तो इसके प्रावधान बताए जा रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है पहली चीज, तो 3 किलोवाट तक अगर कैपेसिटी है ना रूफटॉप की, तो 40% मिलेगी, और उससे ज्यादा और 10 किलोवाट तक है तो 20% की क्या मिलती है, सब्सिडी मिलती है, जो क्रेडिट की जाएगी जो भी हाउस होल्ड होंगे उनके अकाउंट में विद इन 30 डेज ऑफ द इंस्टॉलेशन। और इसमें इंप्लीमेंटेशन के लिए एजेंसी जो है डिस्कॉम है। बताइएगा जरा डिस्कॉम कंपनी करती क्या क्या है, ठीक है ना। इसके बाद बताया जा रहा है कि अब इसके अंतर्गत ये भी इंश्योर किया जाएगा कि जो भी प्रोडक्ट यहां पर दिया जा रहा है ना, जब हम इंस्टॉल कर रहे हैं सोलर रूफटॉप, तो क्या उसकी जो क्वालिटी है वो अप टू द मार्क है कि नहीं है, वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और प्राइस लिस्ट वगैरह वहां पर बताया जाएगा, उसके हिसाब से फिर जो हाउस होल्ड होंगे वो सेलेक्ट कर सकते हैं अपना मनपसंद जो भी सोलर पैनल होगा या इन्वर्टर, ठीक है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि जो इंपॉर्टेंट है हमको जानने के लिए कि ये जो स्कीम है वो लॉन्च की गई थी किसके द्वारा, तो सीधी बात है न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी जो है हमारी वो मिनिस्ट्री जो है उसने लॉन्च किया था। क्या एम होगा इसका, सीधी बात है कि जनरेट करना है सोलर पावर, क्या करके, तो इंस्टॉल करके भैया सोलर पैनल्स कहां पर, रूफटॉप पे, है ना, हाउसेज में। और इससे क्या करना है 2022 तक जो हमारा टारगेट है ना, तो किससे, रूफटॉप सोलर से जो हमारा टारगेट है वो 40,000 मेगावाट का है, ठीक, तो उसको अचीव करना है, ये हो गया उद्देश्य। उसके बाद हमारी डिपेंडेंसी कम करना है कि इसमें फॉसिल फ्यूल्स पर जो आधारित हमारा विद्युत उत्पादन है उस पर हमारी डिपेंडेंसी को कम करना है। उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसमें प्रमोट करेंगे हम ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप, है ना, उससे स्मॉल पावर जनरेट करेंगे, है ना, प्लांट के थ्रू। तो सारी जगह में जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, रेसिडेंशियल है, कम्युनिटी है, इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में। इसके अलावा ये एनवायरमेंट फ्रेंडली जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसको ये बढ़ावा देगा, ठीक है। और यहां पर निवेश के लिए भी जो है एक तरीके का अडेप्टिव जो है आपका एक पूरा का पूरा एनवायरमेंट जो है, अनुकूल वातावरण जो है तैयार किया जाएगा। इसमें प्राइवेट सेक्टर भी आ जाएगा, गवर्नमेंट भी आ जाएगी और इंडिविजुअल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। इसको इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है स्टेट में, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज हैं, डिस्कॉम कंपनीज के बारे में बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है सेला टनल जो आपका प्रोजेक्ट है, तो बीआरओ ने अभी कंडक्ट किया फाइनल ब्लास्ट यहाँ पर, है ना। तो ये बीआरओ के बारे में जानना जरूरी, और ये टनल प्रोजेक्ट कहां पर, तो ये लोकेटेड है आपका अरुणाचल प्रदेश में वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। जब एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक तरीके से लाइफलाइन का काम करेगा, कहां पर, गुवाहाटी और तवांग के बीच में, ठीक है ना। तवांग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और मोनेस्ट्री वगैरह की वजह से भी, और गुवाहाटी में मतलब असम में गुवाहाटी से लेके तवांग के बीच में ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी को एंश्योर करेगा, तो लाइफलाइन का काम करेगा। अब इसके बारे में फैक्चुअल जानकारी, ये टनल 1 जो है वो 980 जो आपका मीटर है ये लंबी है, सिंगल ट्यूब टनल है। टनल 2 जो है वो 1555 मीटर लंबी है, ट्विन ट्यूब टनल है। टनल 2 जो है वो बाई लेन है ना, ट्रैफिक के लिए, और 1 स्कैप ट्यूब है इसमें इमरजेंसी के लिए, ठीक है। और ये एक तरीके की जो है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल है जो कि कंस्ट्रक्ट की जा रही है हाइट पे, कितनी हाइट पे, 13,000 फीट पे। नियर कहां पर नियर बाय है, तो इंडो चाइना बॉर्डर के निकट है ये आपका, ठीक है। इसके बाद ये फैक्चुअल जानकारी आप लोग देख जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर फाउंडेशनल जो इसका स्टोन था वो सेला टनल का, वो आपके हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2019 में रखा गया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बीआरओ के बारे में जानकारी दी जा रही है, तो बीआरओ को जो आपकी स्थापना की गई वो 7 मई 1960 में नेहरू जी के द्वारा किया गया था, ताकि जो रोडों का नेटवर्क है उनके जो विकास है वो त्वरित या तीव्र गति से किया जा सके, कहां पर, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर रीजन्स में,
ठीक है ना। ये वर्क करता है आपका किसके अंतर्गत कार्य करता है, बीआरओ, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। ये मेंटेन करता है रोड नेटवर्क्स को, जो भी हमारे बॉर्डर एरियाज हैं और जो भी हमारा नेबरिंग कंट्रीज वाला जो एरिया है, फ्रेंडली जो आपका नेबरिंग कंट्रीज है, ठीक है। इसके बाद जो गिटहब, बुल्लीबाई और सुली डील्स के बारे में यहाँ पर आर्टिकल है, इसमें दिल्ली जो हाई कोर्ट है उससे पूछा है कि इन्वेस्टिगेशन लीगैलिटी, जो यहाँ पर पूछा है उन्होंने कि इन्वेस्टिगेशन की जो लीगैलिटी है, जहां पर एफआईआर किया गया है सुली डील्स ऐप और बुल्ली बाई ऐप के ऊपर ऑन गिटहब, है ना, ये कंटेक्स्ट हो गया। अब ये है क्या, गिटहब तो एक तरीके का वेब प्लेटफॉर्म है जहां पर जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होते हैं वो अपलोड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ये मैनेज कर सकते हैं उनके सोर्स को, ठीक है ना। कोड यूज करेंगे वो किसका, गिट का। अब गिट जो है ट्रैक करता है ये चेंजेस, है ना, कि क्या चेंजेस हो रहे हैं इसके अंतर्गत। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि गिटहब जो है वो शेयर नहीं करता लोकेशन ट्रैकिंग डेटा को, जैसे कि आईपी एड्रेस हो गया या प्राइवेट यूजर कंटेंट हो गया, कोई भी जो लॉ इन्फोर्समेंट जो आपकी एजेंसीज होती है, लॉ इन्फोर्समेंट जो आपकी एजेंसीज होती है, जब तक उनको वैलिड सर्च वारंट नहीं मिलता तब तक वो ये जानकारियां साझा नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड बताया जा रहा है। तो जो सुली डील्स है वो आपकी, उन्होंने ये एकदम से न्यूज में आया था क्योंकि इन्होंने टारगेट किया था मुस्लिम वुमेन्स को, है ना। इस एप्लीकेशन के थ्रू उनकी जो फोटोज वगैरह थी उनको नीलामी के लिए उन्होंने सामने रख दिया था, और ये बहुत ही जो है शर्मनाक जो है ये आपकी घटनाओं में से एक है। साइबर थ्रेट है एक तरीके का, है ना, राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच है ये, और ये इनह्यूमन भी है ये सब चीजें। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मतलब इसमें टारगेट किया गया मुस्लिम वुमेन्स को, और जुलाई 2020 में एकदम से न्यूज में आया ये, और यहाँ पर 100 से ज्यादा जो वुमेन्स थी उनकी फोटोज जो थी उनको मतलब नीलामी के लिए रखा गया, ठीक है ना। तो सुली और बुली जो है वो एक तरीके से डेरोगेटरी टर्म भी है मुस्लिम वुमेन्स के लिए, ठीक है। तो और इसमें जो फोटोज वगैरह नीलामी के लिए रखी गई थी उसमें बहुत प्रोमिनेंट लोगों के नाम भी थे, जैसे जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, है ना। इस कारण से ये न्यूज में आया था। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो ये इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे लिए कि कोविड के दौरान देखेंगे तो 500% मतलब 5 गुना जो है बढ़ोतरी हुई है साइबर क्राइम में, ठीक है। साइबर क्राइम में कितना वृद्धि हुई है, 500% की। तो ये सीधा सीधा थ्रेट है साइबर सिक्योरिटी पे, और हमारे पूरे नेशनल लेवल पे जो है एक जो राष्ट्रीय ढांचे का अभाव था उसी का ये जो है फायदा उठा के इस तरीके के साइबर क्राइम किए जाते हैं। अब साइबर सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टॉपिक ये, है ना। इसमें ऐसे भी आता है और आंसर भी थर्ड पेपर का सीधा सीधा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो साइबर सिक्योरिटी होता क्या, सीधा समझिए अनऑथराइज्ड एक्शन, ठीक, चाहे वो कोई गवर्नमेंट करे या कोई इंडिविजुअल करे या कोई दो देशों के बीच में एक देश कर रहा है दूसरे देश के खिलाफ, है ना, तो वो साइबर सिक्योरिटी को थ्रेट, साइबर क्राइम उसी को बोला जाता है, अनऑथराइज्ड एक्शन, ठीक है। सीधी बात है, बस इतना ही मतलब है इसका। जैसे मान लीजिए कि कोई भी जो आपका सूचना वगैरह है ना, किसी भी व्यक्ति का सिक्योर कोई आपकी इंफॉर्मेशन है उसके सिस्टम में, है ना। अब उस डेटा तक जो है आपका अनऑथराइज्ड जो है एक्सेस किया जाए, उसमें चोरी किया जाए, उसमें किसी तरीके का चेंज किया जाए, उसको जो है खत्म किया जाए, विनाश किया जाए, है ना, तो इन सबको क्या बोला जाता है, साइबर सिक्योरिटी को थ्रेट बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो साइबर सिक्योरिटी की जो हमारे यहाँ सिचुएशन है वो बताया जा रहा है। तो भैया भारत की रैंक जो है 3rd है पूरे वर्ल्ड में, यूएसए और चाइना के बाद में, मतलब किस एस्पेक्ट में, इंटरनेट यूजर में, है ना, इंटरनेट यूजर्स के एस्पेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये यूजर्स की जो हमारे यहाँ इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या एकदम से बढ़ी है ना, 2012 से 17 के बीच में जो ग्रोथ रेट है वो कंपाउंड एनुअल एस्पेक्ट में बता रहे हैं कि 44% है। उसके अलावा इंडिया जो है टॉप 10 कंट्रीज में आता है स्पैम भेजने वाली कंट्रीज में, है ना, यूएसए के साथ पूरे विश्व के अंतर्गत, ठीक है। और जो हमारे यहाँ साइबर क्राइम से अफेक्टेड जो आपकी कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें भी टॉप 5 में हमारा स्थान है ना। ये जो डेटा दिया है सिमेंटेक कॉर्प है आपका ऑनलाइन सिक्योरिटी फर्म, उसके द्वारा दिया गया है। अब साइबर थ्रेट को जो है वो 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, साइबर क्राइम, साइबर वॉरफेयर, साइबर टेररिज्म। आप तीनों चीजों को जो है डिफाइन करके बताइएगा जरा मुझे कमेंट बॉक्स में, और आप लोग कमेंट करके जो पूछा जाता है वो बताया करिए, उसी से मोटिवेशन मिलता है। मैं डेली बोलता हूं लेकिन आप लोग मतलब कुछ लोग तो रेगुलर कमेंट करते भी हैं, मतलब सभी लोग यहाँ पर एक्टिवली जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करिए ना।
तो अच्छा लगता है ना। साइबर क्राइम, साइबर वॉरफेयर, साइबर टेररिज्म, इसको जो है सेक्शन जो हमारा आईटी एक्ट है 2000 का, उसका जो सेक्शन 66F है वहां पर डिफाइन भी किया गया है साइबर टेररिज्म को भारत में। अब जो साइबर अटैक का जो इंपैक्ट है वो बताया जा रहा है। तो सीधी बात है, एक तो इंटीग्रिटी को क्या होगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा सोसाइटी में, है ना, अखंडता पर। सीधी बात है, इसमें जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है उसको भी थ्रेट होगा, और देश में जो शांति है, स्थिरता है, जो स्टेबिलिटी है, पीस है ना, उस पर भी जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा आज की डेट में समझिए कि आप ऐसे एरा में हैं कि मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन हो गई है, तो यहां पर सबसे जो क्रिटिकल चीज है वो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ में 70% चीजें जो हैं वो ऑनलाइन माध्यम से जुड़ चुकी हैं, ठीक है। तो यहां पर बिगेस्ट रिसोर्स क्या है, इंफॉर्मेशन। और जब वही ब्रीच हो जाएगी तो वहां पर क्या होगा, सारे तरीके के थ्रेट देखने को मिल सकते हैं। जैसे बैंकिंग में आपका ऑनलाइन धोखाधड़ी वगैरह देखा जा रहा है ना, साइबर थ्रेट वगैरह देखा जा रहा है। उसके अलावा रैंसमवेयर वगैरह आप लोग देख रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके अलावा ये राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उसके अलावा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल होगा। इससे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, जो भी बैंकिंग फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, क्योंकि आज की डेट में ई वॉलेट्स वगैरह का यूज काफी बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा जो भी आपका, इसके अलावा आप देखेंगे तो जो डीबीएमएस होता है, डेटा बेस मैनेजमेंट होता है, वो भी इससे जो है प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि जो भी डेटाबेस है हमारा, अगर उसमें कोई भी जो है अनऑथराइज्ड एक्सेस होगा तो उससे डेटा ब्रीच होगा। और वैसे भी होता है, आप देखिए आपके पास दिन भर में कितने फोन आते होंगे बैंक वगैरह से, आपने सिम ली और सबके पास नंबर पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ आम चीज हो गई है, क्योंकि लोगों को डेटा बेचना ही बेचना है, इस पर कोई कार्यवाही होती नहीं है। कड़क कार्यवाही हो जाए तो ये सब समस्या ही नहीं हो, है ना। तो इससे क्या होता है, जो क्रेडिबिलिटी होती है वो कम होती है, लोगों में जो है ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है ना, लोगों में जो विश्वास की कमी भी होती है। इससे बार बार जो है साइबर क्राइम होता है, साइबर हमला होता है, और बार बार साइबर हमले होने के कारण जो है लोगों में ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है, तो भैया बता रहे हैं कि एक तो सबसे बड़ा इनिशिएटिव हमारा आईटी एक्ट है, 2001 ही तो एक्ट है, और वो भी आज की डेट में जो है रेलेवेंट नहीं है। वो तब 2000 में बनाया गया था, आज 2022 चल रहा है, तो भैया उसमें कुछ अमेंडमेंट वगैरह तो करिए, टाइम कहाँ है सरकार के पास। तो सेक्शन 66F जो है आपका आईटी एक्ट का, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 का है, वो आपका डील करता है किससे, साइबर टेररिज्म से, डिनायल ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस से, कंप्यूटर कंटामिनेशन से, और भी जो आपके इससे रिलेटेड आपके सेगमेंट से, साइबर क्राइम से रिलेटेड। इसके अलावा नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है, जो आपका फंक्शन करता है आईटी एक्ट, और सिक्योर करता है इंडिया का क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। देख जाइएगा, इसको इनिशिएटिव से आंसर तो लिखना है हमको, तो ये सब जो है पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, और निक्सर्ट जो है आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स जो आपका सेंटर है, और कंप्यूटर जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब बनाई गई थी आप बताइएगा हम लोग कमेंट बॉक्स में। इसके बाद साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान है, उसके बाद NCCC है जिसको साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर बोलते हैं। इसके बाद साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव भी है, साइबर सुरक्षा स्वच्छता केंद्र वगैरह का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट बताया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत लोगों में जो है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। आगे का रास्ता क्या है तो बता रहे हैं वे फॉरवर्ड, कि यहाँ पर जो है हर जगह जो है अपॉइंटमेंट किया जाए चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स का, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। इसके बाद जो गवर्नमेंट को यहाँ पर जो है अलग से फंडिंग करनी चाहिए, ताकि नेशनल, जिसमें मतलब बोल रहे हैं कि अलग से फंडिंग करो, स्पेसिफिक आप फंड बनाओ, नेशनल साइबर सिक्योरिटी फंड, ताकि इस फंड का यूज किया जा सके कैपेसिटी बिल्डिंग में, टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन में, है ना, प्रोफेशनल्स के। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्स इंसेंटिव देना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस R&D में काम कर सके, वहां पर इन्वेस्ट कर सके, और उस तरीके का सिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। उसके अलावा गवर्नमेंट को स्टार्ट करना चाहिए अवेयरनेस प्रोग्राम, ये तो हर आंसर में लिख सकते हो आप लोग। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपका कंप्लायंस है उसको स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए, रेगुलेटरी कंप्लायंस, है ना, प्राइवेट और जो आपकी पब्लिक फर्म है कोई भी, उन सब के लिए, ठीक है। स्पेशली बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया, अब हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप लोग देखिए कमेंट बॉक्स में, है ना, सोशल मीडिया में जिसको जो मन आता है वो बोल देते हैं, है ना, क्योंकि आपके ऊपर किसी तरीके का वैसा नहीं है ना कि रिव्यू नहीं है, ऊपर से ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है आपकी, क्योंकि आप घर पे बैठे हो, आराम से टाइप ही तो करना, आपको कौन देख रहा है, आपको कोई भय नहीं है। आप सामने खड़े हो जाओ किसी व्यक्ति के तो बोलने में आपको 4 बार सोचना पड़ेगा,
हाँ, ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में ये बहुत बड़ा फर्क है ना, बहुत बड़ा फर्क है। यहां पर जो ही मन आता है वो हम टाइप कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी डिग्री ऑफ अवेयरनेस, ये हमारे कैरेक्टर को शो करता है, ये बहुत बड़ा मैटर है। जो एथिक्स होता है ना, नैतिकता, वो अकेले में ज्यादा समझ में आता है। ऑफिस में तो सब नैतिक होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, जब आप अकेले होते हो ना तो वो नैतिकता का ज्यादा परिचय मिलता है। तो जब यहां पर कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट करता है ना, उससे पूरा का पूरा कैरेक्टर शो होता है उसका। आप सोशल मीडिया में देख लीजिए क्या स्थिति है भारत में, ठीक है। और यहां पर बोल रहे हैं कि एक क्लियर लॉ की आवश्यकता है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल क्लियर और एक इंटीग्रेटेड और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक यूनिफॉर्म एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिससे पूरे के पूरे साइबर जो थ्रेट है उससे संदर्भित डायमेंशंस को कवर किया जा सके, है ना, जिससे जो है मीनिंगफुल डेटा प्रोटेक्शन जो है वो किया जा सके। तो मीनिंगफुल डेटा प्रोटेक्शन लॉ को यहां पर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, जो आपका सशक्त भी होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेज है वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। तो होगेन जो आपका होगेन अक्कल जो आपका एकीकृत पेयजल परियोजना है वो किस स्टेट से रिलेटेड है, ये पूछा जा रहा है आपका। तो ये रिलेटेड है आपका तमिलनाडु से, ठीक है ना, तमिलनाडु से रिलेटेड है। ये फ्लोरोसिस से संदर्भित जो है वहां पर फ्लोरोसिस वगैरह है कुछ क्षेत्रों में। तो फ्लोरोसिस क्या होता है बताइएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। तो उसके मिटिगेशन के लिए जो है इस तरीके की परियोजना बनाई जा रही है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है आपका विकल्प वो बताना है। तो पहला जो आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में स्टेटमेंट है। पहला ये कि इसको जाना जाता है राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से, बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि इसको डिक्लेयर किया गया नेशनल पार्क 1988 में। 1955 में इसको पहले वन्य जीव अभयारण्य बनाया जाता है, फिर 88 में जो है इसको डिक्लेयर किया जाता है नेशनल पार्क के रूप में। और ये सिचुएटेड है आपका वेस्टर्न घाट में, बिल्कुल वहीं आएगा। उसके बाद जो है आपका ये पार्ट है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, बिल्कुल ठीक बात है। चारों के चारों स्टेटमेंट आपके सही है और इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।